हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अब आपको दो चैप्टर्स जो कि आपका D&F ब्लॉक और उपसंयोजी रसायन वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कराने वाला था, जिसमें से आपके जो पिछले वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें अपलोड कर दिया था। तो दोस्तों, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ पे मिलने वाले हैं। और आज हम आपके इंटायर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर उपसंयोजी रसायन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इससे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है देखने जा रहे हैं। और जो है इसमें जो कि ज्यादा नहीं, 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके छूट जा रहे हैं। तो उन टॉपिक्स जिनको मैं किसी स्पेशल वीडियो में जो है पूरे क्या है, हर टॉपिक उनमें से अपना एक एक वीडियो लेगा। और शायद हो सकते हैं जैसे हाइब्रिडाइजेशन तो एक वीडियो लेगा, लेकिन जो आपके समाव्यवस्था हो गई, समाव्यवस्था जो आपके एक से ज्यादा वीडियो लेगी। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ जो है अन्य वीडियोस इन पर लाऊंगा। तो और साथ ही साथ आपके जो इम्पोर्टेंट जो पूरे इंटायर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, इवन क्लास 10th साइंस, मैथ्स, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और इसके अलावा जो है जैसे 11th 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम खत्म होते हैं तो 11th वाले भी तैयार हैं, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे। अब आइए, अब हम ज्यादा बातें ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्रभावकारी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि एक ऐसा एटॉमिक नंबर होता है जो कि उस परमाणु का जब किसी आप जो है जो वो कोई अपना यौगिक बनाएगा तो उस समय उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्पेशल उस यौगिक के टाइम पर सेंट्रल, वो भी सेंट्रल मेटल एटम, जो कि CMA होता है, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु में उस पर्टिकुलर यौगिक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उस चीज के बारे में जानकारी देता है हमें क्या, प्रभावकारी परमाणु संख्या। और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप जो उसका परमाणु क्रमांक होता है उसमें से जो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर पॉजिटिव होगी, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो आपके केंद्रीय धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन खोएगा, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ माइनस करना होगा। और जो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर के डबलेट को आपको जोड़ना होगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो उस परमाणु द्वारा किसी भी आपके क्या कहना चाहिए, आपके जो आपके किलेट होते हैं या फिर जो आपको जो दाता परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। इस वजह से वहां पर पे वो जो है समन्वय संख्या के डबल का गुणा करके हम जोड़ते हैं। इसका मतलब इसका जो सही में जो इसका सूत्र बनेगा वो बनेगा Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख रहे हैं हेक्सासाइनाइड फेरो ट्राई पोटेशियम, इसे देख रहे हैं तो यहाँ पर इसमें अगर से आप आयरन का जैसे EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो जो कि निकलेगा, यहाँ पर आप खुद जानते हैं कि 26 इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। और यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर +3 यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगी, तो यहाँ पर 26 - 3 बच गया 23 में अब 6 यहाँ पर एक जो आपका साइनाइड ग्रुप है, एक साइनाइड ग्रुप जो है आपको यहाँ पर एक साइनाइड ग्रुप देगा आपको 2 इलेक्ट्रॉन। एक साइनाइड ग्रुप यहाँ पर पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। टोटल यहाँ साइनाइड ग्रुप है आपके 6, तो टोटल यहाँ पर पे आपको यहाँ 6 दाता यानी 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। कितने 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे? 6 आपके साइनाइड ग्रुप। तो इस प्रकार यहाँ पर 12 जुड़ जाएगा तो टोटल 35 यहाँ पर इसका प्रभावकारी परमाणु संख्या हो जाएगी 35।
क्या हुआ, 26 इसका परमाणु क्रमांक था। यहाँ पर पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 थी तो घट गई, तो 23 बच गए 23। अब यहाँ पर पे साइनाइड ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दान देगा, साइनाइड ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, तो यहाँ 6 साइनाइड ग्रुप है तो 6 इलेक्ट्रॉन युग्म मिलेंगे, तो 2 गुणा 6 मतलब 12 जोड़ेंगे तो 35, ये हो गया। अब अगला प्रश्न है आपका, कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं? तो ऐसे यौगिक जो कि आपके कार्बनिक समूह या फिर कार्बनिक समूह के कार्बन से जब कोई धातु डायरेक्टली जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक को हम कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। इसके अलावा जो उपसंयोजी संख्या या फिर समन्वय संख्या, जो यहाँ पर भी मिला समन्वय संख्या, तो जो आपको समझ गया होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया तो कि जो दाता परमाणु जो कि दाता परमाणु या फिर दाता समूहों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या को हम कहते हैं समन्वय संख्या। ये बात है। द्विक लवण, द्विक लवण जो कि आपके यहाँ पे द्विक लवण से ध्यान आया, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, भूल गया, जो कि यहाँ पे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन सबसे मुख्य क्वेश्चन कि आप कैसे यहाँ पे जो आपके जो नॉर्मल आप सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट वो द्विक लवण में आ सकते हैं, लेकिन जब आपके कॉम्प्लेक्स अगर मान लो एक से ज्यादा परमाणु, दो से या अधिक परमाणु, जैसे कई प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनते हैं आपके, तो यहाँ पर 2 तरीके के यौगिक मिलेंगे आपको, एक तो द्विक लवण और दूसरे उपसंयोजी यौगिक। द्विक लवण वे होते हैं जो कि अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, सभी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, जबकि उपसंयोजी यौगिक अपने सभी आयनों में विभक्त नहीं होते, जबकि जो बड़ा जो उनका उपसंयोजी गोला जो होता है, जो बड़े कोष्ठक के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं उपसंयोजी गोला। तो उपसंयोजी गोले के अंदर के जितने भी परमाणु होते हैं वो अपने आयनों में विभक्त नहीं हो पाते हैं, अपने आयनों में विभक्त नहीं हो पाते हैं, इस वजह से यहाँ पर फिर वो समन्वय उपसंयोजी यौगिक कहलाएंगे, जिसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। टेट्रा अमोनियम कॉपर सल्फेट दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि उपसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, जबकि यहाँ पर आपको द्विक लवण के रूप में K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O, जब ये विभक्त होगा तो K2K प्लस SO4 2 माइनस, फिर उसके बाद टू CR3 प्लस और SO4 2 माइनस इंटू 24H प्लस 24OH माइनस में इस प्रकार विभक्त हो जाएगा। जब यहाँ पर जब वो भी ये विभक्त कब होते हैं, जब आपको पता है जितने भी सॉल्ट है उन्हें जब किसी विलायक में आप विलय करते हैं, विलायक में अगर से डालेंगे तब ये विभक्त हो पाते हैं। यहाँ पर सार्वत्रिक विलायक के रूप में जल लिया जाता है, तो जल में डालने पर जो ये विभाजन है ये जल में प्राप्त होगा हमें। अब किलेट के बारे में बात की जाए तो किलेट ऐसे यौगिक होते हैं जो जिसमें आप एक बार किलेट का अर्थ होता है केकड़े का पंजा। किलेट का अर्थ क्या होता है? केकड़े का पंजा, मतलब कि एक प्रकार से ऐसा यौगिक जो कि आप पंजे के जो है यहाँ पे आपके यौगिक जो है आपस में इस तरीके से घिरे हुए होते हैं दाता परमाणुओं द्वारा, केंद्रीय धातु परमाणु आपस में इस प्रकार घिरा हुआ होता है, जैसे कि पिंजरे में वो आपका केंद्रीय धातु परमाणु आपके पिंजरे में बंधा हो, और यहाँ पर दाता परमाणु की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, 2 से अधिक होती है, याद रखेंगे। तो ये रही बात। अब हम अपने अगले प्रश्न पर आए, जो कि ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर प्लेटिनम अमोनियम यहाँ पे जो कि PTEN होल ट्वाइस 2+ का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि अब यहाँ पर आपने देख लिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है धातु कार्बोनिल। जैसे आपने बात की किस प्रकार कार्ब धात्विक यौगिक, तो कार्ब धात्विक यौगिक में क्या हो रहा था कि आप किसी भी कार्बनिक यौगिक के साथ यहाँ पर पे आपके जो है धातु जुड़ा हुआ हो तो वो कार्ब धात्विक यौगिक, जबकि अगर स्पेशली कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ, अगर कार्बन से धातु जुड़ा हुआ हो तो वहां पर धातु कार्बोनिल कहलाता है। और यहाँ पर एक साथ हमें जो है मेटल कार्बन बॉन्ड देखने को मिलता है, जो कि सिग्मा पाई बंध दोनों के लक्षण दिखाता है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं, ये वैसे तो जो है आपके ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको आना चाहिए। अब इसको निकालने के लिए जो स्पेशल ट्रिक है वो मैंने आपको आपके पिछले एक स्पेशल जो कि
कहना चाहिए 11th के इसमें आपको बता दिया था, और उसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर फिर देख भी सकते हैं, तो निकाल सकते हैं आप। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो द्विक लवण और संकुल लवण, यहाँ पर सबसे पहली बात थी आसानी से सभी अपने आयनों में टूट जाते हैं द्विक लवण, जबकि ये आसानी से अपने लवणों में नहीं टूटते हैं। इनका ऑप्शन है ये अपने सभी इनके सभी आयन अपने अलग अलग गुण दर्शाते हैं, जबकि इनके सभी आयन अपने अलग अलग गुण नहीं दर्शाते हैं। इसके बाद इनका क्रिस्टल जालक थोड़ा सा आयनिक होता है आपके द्विक लवण का, जबकि संकुल लवण का थोड़ा उपसंयोजी क्रिस्टल की तरफ इनका जाता है। और साथ ही साथ जो आपके द्विक लवण है ये गुणात्मक गुण दर्शाते हैं, गुणात्मक परीक्षण देते हैं, जबकि गुणात्मक परीक्षण आपके संकुल लवण नहीं देंगे, आयनात्मक परीक्षण नहीं देंगे। काफी ऐसे अंतर आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब आपका ये इस चैप्टर का सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पे आता हुआ, अब यहाँ पर पे आपका वर्णन सिद्धांत को आप बहुत इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और हर साल आपके एग्जाम में आता है, और आपको ये 3 से 4 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, और ये आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे काफी अच्छे तरीके से याद करके जाए। और यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, आपके संकुल निर्माण किस प्रकार होगा, यौगिक किस प्रकार बनेगा, इन सभी चीजों की जानकारी मिलती है। और इसको सर अल्फ्रेड नोबेल ने आपके सन 1893 में प्रतिपादित किया था, जिसमें प्राथमिक संयोजकताओं को बिंदुकित लाइनों द्वारा उन्होंने दर्शाया था, द्वितीयक संयोजकताओं को उन्होंने एकदम डार्क लाइन से दर्शाया था, और जो प्राथमिक संयोजकता है वो ऑक्सीकरण नंबर को दर्शाती है, जबकि समन्वय संख्या को दर्शाती है द्वितीयक संयोजकताएं। जबकि आपकी प्राथमिक संयोजकताएं ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं ऋणायन, या क्योंकि खुद जो है आपकी केंद्रीय धातु परमाणु तो धनायन होता है, तो प्राथमिक जो संयोजकता है वो आपकी ऋणायन द्वारा होगी, और द्वितीयक संयोजकता ऋण आयन या फिर आपके ऋणायन या फिर उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट हो जाएंगी, और ये संतुष्ट होंगी। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि इसके अलावा ये अपने कहना चाहिए कि बिल्कुल अपने यानी ये जो द्वितीयक संयोजकता के जो संतुष्ट करते हैं वो उल्टा करके इन केंद्रीय धातु परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और जो है आपको जो द्वितीयक संयोजकता ही इनके आकार और साथ ही साथ आपके हाइब्रिडाइजेशन, ज्यामिति, आकृति, इन सभी चीजों का निर्धारण आपकी द्वितीयक संयोजकताएं करती हैं। तो ये सबसे, तो इसी के साथ आपका यह वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। अब आप जो है हमारे तीसरे जो कि अगला वीडियो आपके लिए ठोस स्ट्रक्चर मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर पर आधारित होगा। अगर से आपको जरूरत लगती है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।